हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विशु ट्यूटोरियल में। तो आज हम लोग क्लास 9th के फिजिक्स का चैप्टर 3 जिसका नाम है ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 2 है। ये पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि प्रत्येक बॉडी जो है, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे पे क्या करते हैं, फोर्स एग्जर्ट करते हैं। चाहे वो बॉडी स्मॉल हो या फिर लार्ज हो, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। प्रत्येक बॉडी जो है एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। ठीक है, ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, आप जाके वहाँ से देख लें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो देखिए हमने ये भी बताया था कि अगर दो बॉडी स्मॉल बॉडी हैं तो उनके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो भी हमारा क्या होगा, स्मॉल होगा। लेकिन अगर कोई लार्ज बॉडी है दो और उनके ऊपर जो फोर्स लगेगा तो उसमें जो फोर्स होगा वो भी क्या होगा, लार्ज होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन अगर कोई एक बॉडी लार्ज है और कोई एक बॉडी क्या है, स्मॉल है, तो उनके ऊपर भी जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं अर्थ। अर्थ क्या है, एक ह्यूज बॉडी है, बहुत ही विशाल, और ये एक मार्कर। तो इन दोनों के ऊपर भी कुछ क्या फोर्स लग रहा होगा। जैसे कि अगर इन्हें हम ड्रॉप करते हैं, ठीक, तो ये नीचे की ओर अर्थ अपनी ओर खींच रहा है, यानी कि इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, ग्रेटर है, तभी तो खींच रहा है। अगर नेग्लिजिबल फोर्स होता, बहुत कम होता, तो क्या ये अपनी ओर अर्थ अट्रैक्ट करता, नहीं करता। यानी कि अगर एक लार्ज बॉडी और एक स्मॉल बॉडी रहेगा तो उनके बीच में क्या होगा, फोर्स ज़्यादा लगेगा। तो आज का अब जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो देखिए यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमारा क्या कहता है। ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो हमारा न्यूटन के द्वारा दिया गया था। न्यूटन का नाम सुने होंगे, सर आइजैक न्यूटन। तो देखिए इसलिए ये न्यूटन के द्वारा दिया गया था, इसलिए इसको क्या होता है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से भी जाना जाता है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को क्या नाम से जाना जाता है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो वही पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है, द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाज गिवन बाय न्यूटन, सो इट इज ऑल्सो नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, उसके बाद देखिए यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमारा कहता क्या है। तो इसके अनुसार यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमारा कहता है कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स, प्रत्येक बॉडी जो हमारे इस यूनिवर्स में है, विथ अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। ठीक है, यानी कि जितने भी इस यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट हैं वो उनके ऊपर कह रहा है, यूनिवर्स में जितने भी हमारे बॉडी हैं वो एक दूसरे क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और उसके ऊपर जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। यानी कि जब दो बॉडी हैं तो उनके ऊपर जो फोर्स लगेगा तो जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों बॉडी के बीच जो हमारा मासेस होगा उनके प्रोडक्ट के, यानी कि मल्टीप्लाई के, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, तो जो डिस्टेंस है उनके बीच, आर। ठीक है, आर के स्क्वायर के, ठीक है, डिस्टेंस के स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। जैसे इन दोनों के बीच अगर 2 है तो 2 के स्क्वायर के हमारा क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यही हमारा कहता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, इस लॉ के अनुसार एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स, प्रत्येक बॉडी जो इस यूनिवर्स में है वो अट्रैक्ट करते हैं एवरी अदर बॉडी को, किसी दूसरे बॉडी को, एक फोर्स के साथ जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। जो हमारे दो बॉडी हुए उनके मासेस के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, तो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच, बॉडीज के बीच जो हमारा डिस्टेंस होता है उसके। ठीक है, अब देखिए तो इससे हमारा दो चीज़ निकल के आता है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हमें दो चीज़ मिल रहा है। फर्स्ट क्या है, द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज। फोर्स जो होता है किसी भी दो बॉडी के बीच वो क्या होता है, हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ठीक है, मान लेते हैं कि दो बॉडी है, एक ए और एक बी। ठीक है, ए का जो मास है वो हमारा m1 है और बी का जो मास है वो हमारा क्या है, m2 है। तो यहाँ पे हमने दो बॉडी रखा और इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो हमारा r है। ठीक है, सपोज दैट टू बॉडीज a एंड b हैविंग मास m1 एंड m2 रिस्पेक्टिवली एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज r। ठीक है, और इनके बीच जो डिस्टेंस है वो क्या है, हमारा r है। तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो हमारा क्या होगा, तो फोर्स हमने बताया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये जो साइन आप लोग देख रहे हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो बॉडी ए का मास क्या है, हमारा m1 है, और बी का क्या है, m2 है, यानी कि इन दोनों के मास का प्रोडक्ट, यानी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। ठीक है, फिर सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा था, द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल।
जो फोर्स होगा दो बॉडी का वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, उन दोनों के बीच जो डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर के, यानी कि फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, लेकिन अगर रेसिप्रोकल में रहा तो इसको हम लोग इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। जैसे अगर एफ ऐसे रहता तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन अगर रेसिप्रोकल में 1/, रहा तो इसको पढ़ते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, ठीक है। तो यहाँ से हमारा दो तथ्य निकल के आता है, दो फैक्ट। अगर हम मान लेते हैं कि इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है, तो दोनों को आप कंबाइन करके हम लोग देखते हैं। तो देखिए पॉइंट को आप लोग वीडियो पॉज करके अपने नोट कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये हमारा था M1, ठीक है। तो हमने आपको बताया कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है M1 इंटू M2 के, एंड जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसको हमने इक्वेशन 1 माना, इसको इक्वेशन 2 माना। तो ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को हम क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं। तो देखिए F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था M1 इंटू M2 के, ठीक है, और ये इक्वल था किसके, 1/r² के। तो इंटू 1/r² करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ से अगर इसको हम हटा देते हैं तो देखिए F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² हो रहा है, और ये हमारा M1 इंटू M2 था, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या रहा है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 इंटू M2 बाई में r², ठीक है। अब देखिए ये क्या है, प्रोपोर्शनल का साइन है, और हमने आपको पहले ही बताया कि जब प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो एक हमारा कांस्टेंट टर्म आता है। तो F इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे इक्वल देंगे, और इक्वल देंगे तो एक हमारा कांस्टेंट टर्म आता है। तो फोर्स के लिए जो हमारा कांस्टेंट टर्म आया ये आया हमारा कैपिटल G, ठीक है। इसको आप लोग जानते होंगे, G यानी कि ग्रेविटेशन, ठीक है, ग्रेविटी फोर्स इसको बोलते हैं, कांस्टेंट है ये ग्रेविटी कांस्टेंट। इसका भी कुछ अपना खास वैल्यू होता है, ये कभी भी चेंज नहीं होता है। कोई भी कांस्टेंट टर्म का जो वैल्यू है वो फिक्स्ड होता है, कभी भी चेंज नहीं होता है। फिर आ जाएगा G इंटू M1 इंटू M2 बाई में r², या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं G M1 M2 बाई r², जहाँ पे G हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो फोर्स का अगर आपको डिफाइन पूछा जाए या फॉर्मूला, तो यहाँ से हमारा फोर्स का फॉर्मूला आया है क्या, तो फोर्स इज इक्वल टू G M1 इंटू M2 बाई में r², ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो G है उसको हम लोग यूनिवर्सल, इसको G वेयर, यहाँ पे आपको लिखते हैं वेयर G हमारा क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। G हमारा क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमने आपको बताया कि जो हमारा G का वैल्यू है वो क्या है, एक कांस्टेंट टर्म में इसका वैल्यू चेंज नहीं करेगा, यानी कि ना ही ये इनके मास के ऊपर डिपेंड करेगा कि इनका मास कितना है, ज़्यादा है या कम है, उससे G पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। G का वैल्यू कांस्टेंट है। ना ही मीडियम पे फर्क पड़ने वाला है कि ये जो मीडियम है इनका वो कहाँ है, एयर में है कि वाटर में है कि स्पेस में है, इनसे इनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, G को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ना ही इसके डिस्टेंस के बीच, कि इनके बीच जो डिस्टेंस है वो कितना है, उससे G के ऊपर हमारा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। G जो है हमारा कांस्टेंट है, जिसको हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कुछ हम पॉइंट आपको नोट कराना चाहेंगे। वो पॉइंट है, इफ वी double the distance, between two bodies, the gravitational force
ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम 1/4, ओके 1/4। फिर कह रहा है एंड इफ वी हाफ द डिस्टेंस distance between two bodies then gravitational force यहाँ पे L लिख लीजिएगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम डबल। ठीक है, ये पॉइंट है, इसे आपको समझाते हैं अब। तो ये पॉइंट हमारा कह रहा है कि यदि यहाँ से देखिए F जो है हमारा क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R² के, और जो F है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। तो यानी कि यदि हम लोग डिस्टेंस को डबल कर देते हैं, ठीक है, देखिए एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और ग्रेविटेशनल फोर्स है, G हमारा क्या है, कांस्टेंट है, फोर्स नहीं है। फोर्स हमारा ये है जिसको हम लोग Fg भी लिख सकते हैं, Fg यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो अभी मैंने सिर्फ F लिखा है, और G को ये मत समझिएगा कि ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ठीक है, फोर्स हमारा यहाँ है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखिए कह रहा है इफ़ वी डबल द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज़, अगर हम लोग किसी दो बॉडीज़ के बीच के जो डिस्टेंस है, जैसे ये क्या था, R था हमने यहाँ लिया था, इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस था वो हमारा क्या था, R था। अगर इसको डबल कर देते हैं, 2R कर देते हैं, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा हमारा वो 1/4 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई x है, x = 1/2 था। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, ये जो हमारा डिस्टेंस था दो बॉडी के बीच वो क्या था, हमारा 2 था। ठीक है, तो अब इसको डबल कर देते हैं, यानी कि क्या कर देते हैं, डबल। तो x = 1/2 का भी डबल हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो देख रहे हैं डबल करने पे क्या हो जा रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा तो उसका 1/4 हो जा रहा है। तो वही बोला है, अगर टू बॉडी के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग क्या करते हैं, डबल करते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, 1/4 हो जाता है। और अगर हम लोग डिस्टेंस को डबल टू बॉडीज़ के बीच हाफ कर देते हैं, ठीक है, दो बॉडी के बीच डिस्टेंस को हाफ कर देते हैं, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा डबल हो जाएगा। अगर डबल किए तो 1/4 हो जाएगा, अगर हाफ किए तो वो हमारा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक हमारा पॉइंट क्या है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं। फिर उसके बाद एक हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट को, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, क्यों कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन के लॉ को हम लोग क्यों यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं। ठीक है, न्यूटन के जो ग्रेविटेशन का लॉ है उसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो आपका फॉर्मूला है फोर्स का, ग्रेविटेशन का, वो पूरे यूनिवर्स में वैलिड है, लागू होता है। ठीक है, पूरे यूनिवर्स में, चाहे कोई भी बॉडी बड़ा हो या छोटा हो, कोई भी मीडियम हो, उससे इसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऑल यूनिवर्स में, पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में ये जो फॉर्मूला है वो हमारा वैलिड है। अगर किसी बॉडी के पास दो बॉडी है, उनका मास है, तो फिर क्या कह रहा है, बिकॉज इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द बॉडीज हैविंग मास, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि उनके बीच जो मास है वो छोटा है या बड़ा है, या उनके बीच जो हमारा डिस्टेंसेज है वो छोटा है या बड़ा है, इससे हमें कोई नहीं, चाहे वो सेलेस्टियल बॉडीज हैं, स्टार, ये सब जो भी है, सन है, प्लैनेट है, जो भी, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। अब जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट्स ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। ठीक है, यानी कि जो यूनिवर्सल कांस्टेंट जी है उसका यूनिट भी तो होता होगा, क्या होता है वही देखिए। अगर स्मॉल जी दिया रहा है तो ये हमारा ग्रेविटी फोर्स है, लेकिन अगर कैपिटल जी दिया रहा है तो ये हमारा यूनिवर्सल क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, स्मॉल जी का मतलब ग्रेविटी फोर्स। ठीक है, इस पॉइंट को हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो यूनिट्स क्या होता है, तो देखिए यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन
ग्रेविटेशन। ठीक है, इसके अनुसार क्या कहता है, हमारा जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m1 इंटू m2 बाई में आर स्क्वायर के। तो यहाँ से हमने निकाला था F इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 बाई में आर स्क्वायर। तो ये जो g है इसी का हमारा पूछा है कि क्या होता है हमारा, क्या चीज़, यूनिट यानी क्या हम इसको मेजर करते हैं। तो इसे देखिए, ये जो g है इसको तो हमको एक साइड करना पड़ेगा तब तो हमें मालूम चलेगा। तो यहाँ से g को यहीं छोड़ते हैं, इसको इधर लाते हैं। r जो है क्या है यहाँ पे डिवाइड में है, ठीक है, तो इधर क्या होगा मल्टीप्लाई में। तो f इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी इंटू m1 इंटू m2 होगा। अगले स्टेप में क्या करते हैं, m1 और m2 क्या है इधर मल्टीप्लाई में, इधर क्या हो जाएंगे डिवाइड में। तो f इंटू आर स्क्वायर बाई में m1 इंटू m2 इज इक्वल टू जी। अब ये g यहाँ से आ गया और इसका हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है, मतलब इसका यूनिट हमारा क्या होगा। तो हम ऐसे लिख दें g इज इक्वल टू f इंटू आर स्क्वायर बाई में m1 इंटू m2। ठीक है, अब इसके बाद g F फोर्स है हमारा, F यहाँ पे क्या है, फोर्स है। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स को क्या मेजर करते हैं, न्यूटन में। तो इसके लिए हमने न्यूटन दे दिया। डिस्टेंस है, डिस्टेंस को क्या में मेजर करते हैं, मीटर में। तो r रेडियस हमारा क्या था, डिस्टेंस था मीटर। तो r स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर होगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई में। अब हमारा क्या है m1 क्या है हमारा kg, मास क्या होता है kg में ही, और ये भी क्या है kg में। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा kg, तो ये हमारा हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg इंटू kg करेंगे तो kg स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला आ गया, g का यूनिट क्या होता है, यूनिट्स ऑफ g इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, और इसको और क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो इसको लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग चाहें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर kg का पावर -2 ऐसे भी कर सकते हैं। माइनस का मतलब आपको बताया था, अगर कोई चीज़ आपका बाई में, नीचे में आपको पता होगा रूल्स कि पावर अगर रहे तो इसको जब ऊपर ले जाते हैं तो पावर माइनस में भी लिख सकते हैं। पर अगर नहीं लिखेंगे तो पावर माइनस देंगे, अगर लिखेंगे तो पावर माइनस नहीं देंगे। तो हम लोग इतना भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर, एन हमारा क्या है न्यूटन है, एम हमारा मीटर, इससे आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे हमारा इसका यूनिट। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।